नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज खबरी लाल में प्रमुख समाचारों के साथ साथ लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। आज सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। चुनावी बांड के जरिए जबरन धन उगाही के आरोप में न्यायालय के आदेश से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विरुद्ध FIR किया गया दर्ज। लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत पर इजरायली हवाई हमलों में मारा गया हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह। हमास के बाद हिजबुल्लाह को लगी चोट से ईरान बेहद चिंतित। सुबह शाम वॉक करते समय या बच्चों को स्कूल छोड़ते समय आवारा कुत्तों से रहें सावधान। प्रदेश में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक कुत्तों के काटने से लगभग 1 लाख घटनाएं प्रकाश में आई हैं। आतंकवाद व ड्रग तस्करी को बढ़ावा देने के मुद्दे को लेकर भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र महासभा में लगाई फटकार। भारत ने चेतावनी देते हुए कहा कि पड़ोसी देश को सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए परिणाम भुगतने होंगे जरूर। सरकार व सुप्रीम कोर्ट की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब व हरियाणा में इस अवधि में पराली जलाने की घटनाओं में 5 से लेकर 11 गुना तक वृद्धि की गई है दर्ज। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को उपरोक्त स्थिति से कराया है अवगत। योगी सरकार का लक्ष्य और संकल्प 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज अब होने लगा है साकार। जहां वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 39 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं बढ़कर वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 78 के पार। साथ ही साथ डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ है व्यापक सुधार। IM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर जनाब महमूद मदनी द्वारा की गई टिप्पणी से दारुल उलूम देवबंद ने झाड़ा पल्ला। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने महमूद मदनी का बताया उनका निजी बयान, जिसका नहीं है दारुल उलूम देवबंद से किसी तरह का संबंध। गौरतलब है कि महमूद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के सदर के साथ साथ मदरसा दारुल उलूम देवबंद की मैनेजिंग कमेटी के भी मेंबर हैं। कुछ दिन पूर्व महमूद मदनी ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी बांटने वाली कर रहे हैं सियासत और उनकी सभाओं में तालियां बजाने वाले लोग हैं पागल। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा किसानों को राज्य में ही अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इसके लिए उत्तर प्रदेश में ही निजी क्षेत्र के सहयोग से लगभग 5 सीड पार्क बनाए जाने का लिया गया है निर्णय। इससे किसानों को जलवायु के अनुसार उत्तम किस्म के बीज कराए जाएंगे उपलब्ध। गौरतलब है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की सभी फसलों के लिए लगभग 50% बीज दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से किया जाता है क्रय। इसके लिए प्रदेश सरकार को लगभग 3000 रुपए प्रति वर्ष करना पड़ता है व्यय। प्रदेश में योगी सरकार अक्टूबर से करने जा रही है मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत। इस मिशन के तहत लगभग 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा और जीवन कौशल का दिया जाएगा प्रशिक्षण। इस मिशन शक्ति का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मरक्षा के साथ साथ जीवन कौशल, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, शिक्षा की महत्ता, लैंगिक समानता और कैरियर काउंसलिंग दिया जाना है। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार हुई बेहद गंभीर। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए किसी भी समय सरकार संसद में कर सकती है पेश बिल। गौरतलब है कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का किया था गठन। समिति ने एक साथ चुनाव करने की किया था सिफारिश, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व में ही स्वीकृत कर रखा है।
संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत ने सिख समाज को भी आरएसएस से जोड़ने की किया अपील तथा समाज में दरार डालने वाली शक्तियों से किया सावधान। अपनी बात को जारी रखते हुए श्री भागवत ने कहा कि देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश में पैदा कर रही हैं दरार। जातिवाद में न फंसकर देश निर्माण में काम करने के लिए किया आह्वान। जातिवाद के साथ साथ धर्मवाद से भी ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण किए जाने की आज है प्रबल आवश्यकता। इतिहास गवाह है कि जातिवाद और धर्म भारत का अब तक जितना नुकसान किया है उतना किसी और शक्ति ने नहीं। इजरायली हवाई हमलों में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद चीन ने सभी पक्षों खासकर इजराइल से पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने व तनाव घटाने का किया आह्वान। चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा है कि चीन इस घटना पर करीब से नजर रख रहा है और इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से बेहद चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि चीन लेबनान की संप्रभुता और सुरक्षा के उल्लंघन का करता है जोरदार विरोध। दिनांक 29/9/2024 को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज की अपेक्षा भारत में हार्ट डिजीज का खतरा 10 गुना ज्यादा है। जब लोग तंबाकू और धूम्रपान का सेवन करते हैं तो खतरा और ज्यादा 10 गुना बढ़ जाता है। डिप्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन, सेडेंट्री लाइफ, कार का बोझ, रातों रात अमीर बनने की ललक, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की सनक, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, मिलावटी तेल, घी, दूध, रेड मीट और जंक फूड का सेवन, शारीरिक श्रम न करना आदि हृदय रोग के प्रमुख कारण है। बचाव ही इसका इलाज है। इस संबंध में रहें सावधान। देश की राजधानी दिल्ली में घटी एक दिल दहलाने वाली घटना। हीरालाल नामक एक व्यक्ति ने अपनी 4 मासूम बेटियों के साथ सल्फास की गोली खाकर किया आत्महत्या। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हीरालाल की पत्नी की कुछ दिन पूर्व हो गई थी मृत्यु। तभी से वह बेटियों के पालन पोषण को लेकर बेहद गंभीर और चिंतित था। संभवतः बच्चियों को बोझ समझकर उसने इस तरह का उठाया घृणित कदम। अब खबरीलाल में लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि संघर्ष वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है ईरान पर। ईरान व इजराइल के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं लगातार। दोनों देशों के तनाव ने पूरी दुनिया को एक अन्य विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड है तो दूसरी तरफ ईरान, फिलिस्तीन, रूस और चीन। पिछले शुक्रवार को इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के पहले इसी वर्ष 31 जुलाई को हमास प्रमुख इस्माइल हनियाह की ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमले में हुई थी मौत। इन दोनों घटनाओं ने ईरान को बुरी तरह झकझोर कर दिया है रख। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान बेहद चिंतित व डरा हुआ है। इस घटना के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC की आपात बैठक बुलाते हुए दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने की किया अपील। अब हम देखते हैं कि हमास स्थित हिजबुल्लाह क्या है, इसका गठन कब हुआ था, किस देश द्वारा इसको सहयोग दिया जा रहा है, इसकी कार्यशैली क्या है। साथियों, हिजबुल्लाह एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है अच्छे लोगों या धार्मिक लोगों की जमात। इसका एक अलग मतलब अल्लाह की सेना भी लगाया जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्ध सैनिक संगठन है जिसे लेबनान के नागरिक युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक पार्टी और आर्म्ड फोर्सेस के रूप में 1985 में इसकी घोषणा की गई थी। तभी से यह समूह या संगठन लेबनान में सक्रिय है। इस संगठन को ईरान और सीरिया का समर्थन प्राप्त है। मौजूदा वक्त में हिजबुल्लाह लेबनान का एक राजनीतिक दल है जिसका मुख्यालय लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित है। लेबनान की संसद और सरकार दोनों में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। हिजबुल्लाह 1992 से लेबनान के राष्ट्रीय चुनावों में भाग ले रहा है और एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में हिजबुल्लाह लेबनान में स्कूल, अस्पताल, सांस्कृतिक संस्थान और धर्मार्थ संस्थाएं भी करता है संचालित।
इसे कई वर्षों से ईरान से आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से मजबूत समर्थन हासिल होता रहा है। हिजबुल्लाह सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का भी एक मजबूत सहयोगी रहा है। शिया धर्मगुरु नसरुल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनकी 27/9/2024 को इजरायली हमलों में मौत हो चुकी है। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को एक राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति में बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा ईरान और उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई के साथ उसके बेहद नजदीकी रिश्ते रहे हैं। हिजबुल्लाह को पश्चिमी देशों जैसे इजराइल और अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, कुछ खाड़ी के देश आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के पास हजारों लड़ाकों और एक विशाल शस्त्र भंडार है। आधुनिक हथियारों से लैस यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। इसे ईरान द्वारा वित्त पोषित और हथियारों से सुसज्जित किया जाता है। इस संगठन का दावा है कि उसके पास अच्छी तरह ट्रेंड और मॉडर्न हथियारों से लैस लगभग 1 लाख लड़ाकों से ज्यादा की फौज है। इसी तरह उसके पास लगभग 1 से 2 लाख के बीच मिसाइल और रॉकेट उपलब्ध होने की संभावना जताई जा रही है। हिजबुल्लाह अपनी स्थापना के बाद से ही फिलिस्तीन में इजराइल के प्रेजेंस और उसके कुछ इलाकों पर कब्जे को लेकर इजराइल का विरोध करता रहा है। दोनों तरफ से हुई गोलाबारी और रॉकेट और मिसाइल से किए गए हमलों में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है तथा लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर इधर उधर शरण लिए हुए हैं। हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायली ठिकानों पर गोलाबारी करता रहता है। जवाब में इजरायली सैन्य बलों ने लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले, टैंक और तूफानों से जवाबी कार्रवाई करता रहता है। उत्तरी इजराइल में लगभग 70 से 1 लाख लोग के विस्थापित होने की संभावना जताई जा रही है। इसी माह 17 और 18 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, जब हिजबुल्लाह के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पीजर और वाकी टाकी में विस्फोट होने से लगभग 39 लोग मारे गए थे और इससे ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने हमलों के लिए इजराइल को दोषी ठहराया था। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह को एक और झटका लगा था, जब बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली हवाई हमले में शीर्ष सैन्य कमांडर इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी सहित कम से कम 16 लोग इजरायली हमलों में मारे गए थे। हाल के दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह ने सीमा पार से एक दूसरे पर हमला जारी रखे हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल का लक्ष्य हिजबुल्लाह को हराना है और अपने लगभग 70,000 इजरायली नागरिकों को विस्थापित जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं इजराइल के उत्तर में उनके घरों में वापस भेजना है। साथियों, जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत हैं कि 27 सितंबर को बेरूत पर हुए हवाई हमलों में नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है तथा सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। नसरुल्लाह की मौत को लेकर ईरान बेहद चिंतित है और ईरान के अंदर से इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग जोरों पर उठ रही है। इस हमले को लेकर पूरी दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। इजराइल का समर्थन अमेरिका सहित सभी यूरोपीय देश करते हैं, वहीं ईरान का समर्थन चीन, रूस जैसे लोग कर रहे हैं। अब आगे देखना है कि इसका विश्व राजनीति पर क्या असर पड़ता है, आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां करवट लेती हैं। तब तक इंतजार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।